देखो बच्चों, अभी हमने एक तो मैग्नेटिक फील्ड बी चेंज के कारण ईएमएफ इंडक्शन देख लिया, और दूसरा एनक्लोज एरिया ए चेंज के कारण भी ईएमएफ इंडक्शन हमने देख लिया। लेकिन है ना, लेकिन अब हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्मल के साथ एंगल थीटा चेंज करे तो उसके कारण ईएमएफ इंडक्शन कैसे होता है वो देखते हैं, है ना। तो अभी तक मैग्नेटिक फील्ड बी और एरिया चेंज ए के कारण ईएमएफ इंडक्शन देखा, लेकिन अब देखते हैं कि एंगल थीटा चेंज के कारण ईएमएफ इंड्यूस कैसे होता है वो देखते हैं ना। और देखो, इसको समझने के लिए, ठीक है, इसको समझने के लिए वही नॉर्मल सा एग्जांपल ले रहा हूँ जो हमने ईएमआई की सबसे पहली क्लास में लिया था। लेकिन उस टाइम पे इस चीज को हमने केवल लॉजिकली स्टडी किया था, लेकिन अब इसको हम बिल्कुल डिटेल मैथमेटिकली भी स्टडी कर सकते हैं ना। तो चलो इस बार मान लेते हैं कि कंडक्टिंग वायर से बनी कोई ऐसी रेक्टेंगुलर फ्रेम है, या मान लेते हैं रेक्टेंगुलर लूप है। इससे एनक्लोज एरिया ए और उसमें नंबर ऑफ वाइंडिंग एन है, और ये जो रेक्टेंगुलर लूप या रेक्टेंगुलर फ्रेम है, इसको टेक्निकल शब्दों में आर्मेचर बोलते हैं, है ना। अब देखो, इस लूप या इस आर्मेचर पर हमने बी का यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मान लेते हैं कि डिस्टेंस के साथ यूनिफॉर्म भी है और साथ में टाइम के साथ कांस्टेंट भी है ना। और चलो मान लेते हैं कि ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा है वो शुरू में लूप के बिल्कुल परपेंडिकुलर है ना। तो हम लॉजिकली, ठीक है, हम लॉजिकली बोल सकते हैं कि बताओ अगर ये लूप स्टेशनरी रहे ना, तो हम बोल सकते हैं कि अगर लूप स्टेशनरी रहे तब तो इससे मैग्नेटिक फ्लक्स गुजरेगा तो सही, लेकिन गुजरने वाला फ्लक्स टाइम के साथ बिल्कुल कांस्टेंट होगा, तो तब तो इसमें कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। लेकिन इस बार, है ना, इस बार ऐसा करते हैं कि इस लूप को, इस आर्मेचर को इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमा रहे हैं ना। जैसे कि ऐसे देख सकते हैं ना, कि मान लेते हैं रेक्टेंगुलर लूप है या ये रेक्टेंगुलर आर्मेचर है, और इसको इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी घुमा रहे हैं ना। इसको इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ऐसे घुमा रहे हैं, है ना। बस हम कॉमन सेंस है ना, हम कॉमन सेंस बोल सकते हैं कि इस बार मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, इससे एनक्लोज एरिया ए भी कांस्टेंट है, लेकिन लूप को अगर ऐसे घुमाएंगे तो फिर मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्मल के साथ एंगल थीटा चेंज करेगा, है। तो ये ध्यान रखना, इस बार मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, एनक्लोज एरिया भी कांस्टेंट है, लेकिन लूप को अगर ऐसे घुमाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्मल के साथ एंगल थीटा चेंज करेगा। और बताओ, थीटा चेंज करेगा तो इस लूप, इस आर्मेचर से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स भी लगातार चेंज करेगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज होगा तो इस लूप में वोल्टेज या ईएमएफ इंड्यूस होगा। बस हमको देखना है कि इस लूप में जो वोल्टेज या ईएमएफ इंड्यूस होगा और टाइम के साथ कैसे चेंज करेगा। उसके बाद लूप का रेजिस्टेंस अगर आर हो तो इस लूप में जो करंट बहेगी वो टाइम के साथ किस टाइप चेंज करेगी, उसका एक्सप्रेशन निकालना है। बस ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल घबराते नहीं, बस वो अपना घिसा पीटा तरीका कि बताओ किसी भी जनरल इंस्टेंट पर लूप से गुजरने वाला फ्लक्स निकालेंगे, और फ्लक्स का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ या वोल्टेज भी आ जाए। इस बच्चों, सबसे पहले हम किसी भी जनरल इंस्टेंट पर लूप से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स देखते हैं, है ना। तो हमको पता है कि शुरू में मैग्नेटिक फील्ड लूप को परपेंडिकुलर काट रहा है, इसलिए शुरू में तो फ्लक्स सिंपली बी इंटू ए होगा। लेकिन अब हम है, अब हम इस लूप को ओमेगा की कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी घुमा रहे हैं, तो टी टाइम में लूप कितना घूम जाएगा, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, है ना। तो ये तुमको तुमको पता होगा कि कभी भी वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। वैसे ही इस बार इस लूप की एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ये चीजें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, हमको डायरेक्ट पता है कि लूप को ओमेगा की कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी घुमा रहे हैं, तो टी टाइम में लूप थीटा इक्वल टू ओमेगा टी इतना घूम जाएगा। और तुम बताओ कि टी टाइम में लूप थीटा इक्वल टू ओमेगा टी इतना घूम जाएगा, तो इस लूप का नॉर्मल, है ना, इस लूप का नॉर्मल या एरिया वेक्टर भी
थीटा इक्वल टू ओमेगा टी इतना घूम जाएगा, है ना। ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट बोल सकते हैं इस लूप को ओमेगा की कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी घुमा रहे हैं, तो टी टाइम में लूप थीटा इक्वल टू ओमेगा टी इतना घूम जाएगा, तो लूप का नॉर्मल या इसका एरिया वेक्टर भी थीटा इक्वल टू ओमेगा टी इतना घूम जाएगा, है ना। तो तुम बताओ कि अब, है ना, तुम बताओ कि अब इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्मल या एरिया वेक्टर के साथ एंगल थीटा इक्वल टू ओमेगा टी हो गया है। तो किसी भी, है ना, किसी भी जनरल इंस्टेंट पर इस लूप से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, बी ए कॉस थीटा होगा। घूम गया है ना लूप, तो हम बोल सकते हैं कि किसी भी जनरल इंस्टेंट पर लूप से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, बी ए कॉस थीटा। तो बी ए कॉस थीटा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्मल के साथ एंगल ओमेगा टी। तो कह सकते हैं कि किसी भी जनरल इंस्टेंट पर लूप से गुजरने वाला फ्लक्स बी ए कॉस थीटा की जगह ओमेगा टी। अब एक और चीज बताओ, यही मैग्नेटिक फील्ड लूप की एक वाइंडिंग को काटता तब तो फ्लक्स इतना होता, लेकिन यही मैग्नेटिक फील्ड लूप के एन घेरों को काट रहा है, इससे फ्लक्स इनटू एन होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे ना, इसको सॉल्व करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना आ गया, एन बी ए कॉस ओमेगा टी इतना आ गया, है ना। अब हमको पता है ना, हमको पता है कि इस बार मैग्नेटिक फील्ड बी भी कांस्टेंट है, एनक्लोज एरिया ए भी कांस्टेंट है, लेकिन लूप को घुमाने के कारण थीटा चेंज हो रहा है। और बताओ, थीटा चेंज हो रहा है तो लूप से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स भी टाइम के साथ चेंज होगा। और हमको पता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज होगा तो लूप में वोल्टेज या ईएमएफ इंड्यूस होगा, है ना। और हमको, है ना, हमको पता है कि इंड्यूस ईएमएफ बेसिकली क्या होता है, डी फाई बाई डी टी। तो सिंपली फ्लक्स का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ईएमएफ आ जाएगा। ऐसे कर सकते हैं, कोई पाप नहीं है, लेकिन, है ना, लेकिन ध्यान रखना कि एक्चुअली ये जो डेरिवेशन है वो अपने बोर्ड में, है ना, ये जो डेरिवेशन अपने 12th बोर्ड में पूछी जाती है, और 12th बोर्ड में हमको बिल्कुल किताबी शब्दों में लिखना होगा, है ना। और है ना, मैंने बताया था कि यार किताबी शब्दों में देखें तो इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला बुक में क्या लिखा होता है, माइनस डी फाइव बाई डी टी, है ना। मैंने बताया था कि इसमें डी फाइव बाई डी टी तो फेराडे के लॉ से आता है और माइनस लेंस लॉ से आता है। तो बुक में अगर देखोगे तो बुक में इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला माइनस डी फाइव बाई डी टी लिखा होता है ना। वैसे हमको पता है कि हमको इस माइनस से कोई मतलब नहीं है, हमको पता है कि फॉर्मूले से तो हम ईएमएफ का केवल मैग्नीट्यूड निकालते हैं, माइनस आ रहा हो तब भी इसको हम इग्नोर करते हैं ना। तो हम लोग तो ईएमएफ डी फाइव बाई डी टी यूज करते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि डेरिवेशन बोर्ड में पूछी जाती है और बोर्ड में बिल्कुल किताबी शब्दों में लिखोगे तभी नंबर मिलेंगे, इसलिए बोर्ड में पूछा है तो इसको बिल्कुल किताबी शब्दों में लिखना पड़ेगा। तो बुक के अकॉर्डिंग इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला वहां माइनस डी फाइव बाई डी टी लिखा होता है, तो होता माइनस, और डी फाइव बाई डी टी के लिए सिंपली इसका टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो आराम से बताओ कि एन बी ए तो कांस्टेंट है बाहर, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो बताओ, ये cos t जैसा ये t की जगह कुछ और आ गया, तो हमको पता है कि t की जगह कुछ और आ जाए तब डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, पहले पूरे का डिफरेंशिएशन इनटू अंदर वाले का एक बार और, पहले पूरे का डिफरेंशिएशन। तो बताओ, cos ओमेगा t का डिफरेंशिएशन तो माइनस साइन ओमेगा t इनटू फिर अंदर वाले का एक बार और। तो बताओ, ओमेगा t का डिफरेंशिएशन करना है तो ओमेगा बाहर और t का डिफरेंशिएशन 1, ये आ गया है ना। तो सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस का प्लस आ गया, तो लूप में इंड्यूस ईएमएफ कितना हो जाएगा, है ना, लूप में इंड्यूस ईएमएफ कितना हो जाएगा, एन बी ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी। बाकी ध्यान रखना कि हम लोग ये माइनस डी फाइव डी टी यूज नहीं करते हैं, है ना। अगर हम ओनली डी फाइव डी टी यूज करें तो फिर ये माइनस एन बी एस साइन ओमेगा टी आएगा, लेकिन हमको पता है कि फॉर्मूले से हम मैग्नीट्यूड ही निकालते हैं, माइनस को इग्नोर करेंगे, है ना। फिर भी ध्यान रखना कि एक अपने बोर्ड के एग्जाम में है तो किताबी शब्दों में लिखना होगा, ईएमएफ माइनस डी फाइव डी टी, तो माइनस डी फाइव डी टी के लिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो लूप में इंड्यूस ईएमएफ का एक्सप्रेशन एन बी एस साइन ओमेगा टी ये आ गया, है ना। अब मैंने, है ना, मैंने तुमको बताया था कि ये जो लूप में ईएमएफ इंड्यूस हुआ ना, है ना, लूप में जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ उसको इस चैप्टर में तो टेक्निकल शब्दों में इंड्यूस ईएमएफ बोलते हैं, लेकिन इसको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, मार्केट की लैंग्वेज में इसको प्रोड्यूस वोल्टेज बोलते हैं। बात तो हुई ना, तो ये ध्यान रखना
कि लूप में जो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ उसको बिल्कुल सिंपल शब्दों में या अनपढ़ों की लैंग्वेज में इसको वोल्टेज बोलते हैं ना। बस मैं लिख सकता हूँ, है ना? हम लिख सकते हैं कि इस लूप को ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी घुमाएं तो इस लूप में इंड्यूस ईएमएफ या प्रोड्यूस वोल्टेज टाइम के साथ कैसे चेंज करेगा? एन बी ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी ऐसे चेंज करेगा, है ना? अब तुम बताओ, है ना? तुम बताओ कि ये जो प्रोड्यूस वोल्टेज का एक्सप्रेशन है ना? ये जो प्रोड्यूस वोल्टेज का एक्सप्रेशन है वो x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी ऐसा आ रहा है ना? है ना? तो प्रोड्यूस वोल्टेज का एक्सप्रेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन के टाइप से मतलब x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी की टाइप से आ रहा है ना? तो हम पक्का बोल सकते हैं, ये पक्का बोल सकते हैं कि जो प्रोड्यूस वोल्टेज है वो साइन ओमेगा टी की टाइप से चेंज कर रहा है। तो बताओ साइन ओमेगा टी के पीछे जो भी आएगा वो किसका काम करेगा? वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू का काम करेगा। ये इसको दूसरे शब्दों में वोल्टेज का एम्पलीट्यूड बोल सकते हैं, है? तो ये ध्यान रखना कि वोल्टेज का एक्सप्रेशन समथिंग इनटू साइन ओमेगा टी की फॉर्म में आ रहा है ना। तो सिंपल है ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ा होगा कि कभी भी कोई एक्सप्रेशन समथिंग साइन ओमेगा टी के टाइप से चेंज करे तो साइन ओमेगा टी के पीछे जो भी आएगा वो वोल्टेज के मैक्सिमम वैल्यू का काम करेगा, है ना? या इसको दूसरे शब्दों में हम वोल्टेज का एम्पलीट्यूड बोल सकते हैं, मतलब वी नॉट बोल सकते हैं। ये तो हम पक्का यहाँ लिख सकते हैं ना, हम कंफर्म लिख सकते हैं कि कभी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आर्मेचर को ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी घुमाएं तो इस केस में इंड्यूस ईएमएफ या प्रोड्यूस वोल्टेज को शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, है ना? तो इस केस में प्रोड्यूस वोल्टेज का एक्सप्रेशन डिटेल में तो एन बी ओमेगा साइन ओमेगा टी, बाकी प्रोड्यूस वोल्टेज को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, जहां वी नॉट वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू है, वोल्टेज का एम्पलीट्यूड जो एन बी ओमेगा होता है ना? अब तुम बताओ ना, तुम बताओ कि फ्लक्स, ये तुम बताओ फ्लक्स चेंज के कारण लूप में ईएमएफ या वोल्टेज भी इंड्यूस हो गया और सर्किट भी कंप्लीट है, तो इस बार करंट भी फ्लो होगी, है ना? तो तुम आराम से बताओ कि करंट कितनी फ्लो होगी? रास्ते का नेट ईएमएफ या रास्ते का नेट वोल्टेज ओपन रास्ते का टोटल रेजिस्टेंस? तुम बताओ, ये तुम बताओ कि रास्ते का नेट ईएमएफ या रास्ते का नेट वोल्टेज तो कितना है? एन बी ओमेगा साइन ओमेगा टी ओपन इस रास्ते का है लूप का टोटल रेजिस्टेंस आर, तो करंट का एक्सप्रेशन क्या आ गया? एन बी ओमेगा ओपन आर इंटू साइन ओमेगा टी, ये आ गया। तो तुम आराम से, है ना, तुम आराम से बताओ कि करंट का एक्सप्रेशन भी समथिंग साइन ओमेगा टी की फॉर्म में आ गया, है ना? तो बोल सकते हैं कि बताओ इस बार करंट का एक्सप्रेशन भी समथिंग साइन ओमेगा टी की फॉर्म में आ गया, तो बताओ करंट के, है ना, करंट के एक्सप्रेशन में भी साइन ओमेगा टी के पीछे जो भी आएगा वो किसका काम करेगा? करंट की मैक्सिमम वैल्यू का काम करेगा, या इसको दूसरे शब्दों में करंट का एम्पलीट्यूड बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि इस केस में, है ना, हम बोल सकते हैं कि इस केस में इस लूप में बहने वाली करंट कैसे चेंज करेगी? एन बी ओमेगा ओपन आर साइन ओमेगा टी, या करंट को शॉर्ट फॉर्म में हम आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी भी लिख सकते हैं, जहां आई नॉट करंट का एम्पलीट्यूड जो एन बी ओमेगा ओपन आर होगा, है ना? ठीक है ना? तो देखो बच्चों, है ना बच्चों, हम क्लियरली बोल सकते हैं कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कभी भी आर्मेचर को ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी घुमाए तो उस केस में फ्लक्स का एक्सप्रेशन तो एन बी ए कॉस ओमेगा टी होगा। उस केस में प्रोड्यूस वोल्टेज का एक्सप्रेशन शॉर्ट फॉर्म में v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और बहने वाली करंट का एक्सप्रेशन शॉर्ट फॉर्म में I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी होगा, है ना? चलो बच्चों, अब हम देखते हैं कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इस आर्मेचर को ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी घुमाए तो इस केस में आर्मेचर से गुजरने वाला फ्लक्स, इसमें प्रोड्यूस होने वाला वोल्टेज और बहने वाली करंट, ये टाइम के साथ किस टाइप चेंज होंगे उनका ग्राफ बनाते हैं ना। तो चलो पहले इस लूप से गुजरने वाला फ्लक्स ये टाइम के साथ कैसे चेंज करेगा इसका ग्राफ बनाते हैं ना। तो हम देख चुके हैं, ठीक है, तो हम देख चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में आर्मेचर को घुमाए तो इस आर्मेचर या लूप से गुजरने वाला फ्लक्स टाइम के साथ कैसे चेंज करता है? एन बी ए कॉस ओमेगा टी, है ना। तो तुम, है ना, तुम देखते ही बताओ कि लूप से गुजरने वाला जो फ्लक्स है
वो cos ओमेगा टी पे डिपेंड कर रहा है, तो इसका ग्राफ भी cos जैसा आएगा, है ना। तो ध्यान रखना कि फ्लक्स cos ओमेगा टी पे डिपेंड कर रहा है, तो इसका ग्राफ भी cos जैसा आएगा। cos जैसा आएगा मतलब मैक्सिमम से स्टार्ट होगा और आगे ग्राफ cos जैसा होगा मतलब सांप के टाइप से होगा, इस टाइप से चेंज करेगा, है ना। चलो दूसरा देखते हैं कि इस केस में इंड्यूस ईएमएफ या प्रोड्यूस वोल्टेज ये टाइम के साथ कैसे चेंज करेगा वो देखना है। तो हम देख चुके हैं है ना। तो हम अभी देख चुके हैं कि इस केस में, है ना, इस केस में प्रोड्यूस वोल्टेज जो है उसका एक्सप्रेशन शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी ना। तो तुम बताओ, है ना, तुम बताओ कि इंड्यूस ईएमएफ या जो प्रोड्यूस वोल्टेज है वो साइन ओमेगा टी पे डिपेंड कर रहा है, तो इसका ग्राफ साइन जैसा होगा, है ना। साइन जैसा होगा मतलब जीरो से स्टार्ट होगा और फिर आगे ग्राफ साइन कर्व जैसा होगा मतलब पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, इस टाइप से होगा। चलो तीसरा देखते हैं कि इस केस में लूप में बहने वाली करंट ये टाइम के साथ कैसे चेंज करेगी वो देखते हैं। तो ये भी हम निकाल चुके हैं ना, ये भी हम निकाल चुके हैं कि इस केस में लूप में बहने वाली करंट का एक्सप्रेशन शॉर्ट फॉर्म में क्या होगा, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो तुम बताओ ना, तुम बताओ कि इस बार जो बहने वाली करंट है वो भी साइन ओमेगा टी पे डिपेंड कर रही है, तो उसका ग्राफ भी साइन जैसा होगा। साइन जैसा होगा मतलब जीरो से स्टार्ट होगा और आगे ग्राफ सांप के टाइप से साइन कर्व जैसा होगा मतलब पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, इस टाइप से होगा। बस हम बोल सकते हैं कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आर्मेचर को ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी घुमाए तो उस केस में फ्लक्स, वोल्टेज और करंट के टाइम के साथ ग्राफ इस टाइप के आएंगे। देखो बच्चों, अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देख सकते हैं ना। तो देखो हम बिल्कुल क्लियरली बोल सकते हैं कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी आर्मेचर को ओमेगा की कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी घुमाए तो उस केस में जो वोल्टेज प्रोड्यूस होता है उसकी भी डायरेक्शन लगातार चेंज होती है ना। तुम बताओ कि शुरू में वोल्टेज पॉजिटिव है, फिर वोल्टेज नेगेटिव, फिर वापस पॉजिटिव, फिर वापस नेगेटिव, इस टाइप से, है ना। तो हम तो हम कंफर्म बोल सकते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी आर्मेचर को ओमेगा की कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी घुमाए तो उस केस में जो वोल्टेज प्रोड्यूस होता है उसकी भी डायरेक्शन लगातार चेंज होती है और ऐसे ही जो करंट बहती है उसकी भी डायरेक्शन लगातार चेंज होती है। मतलब पहले करंट पॉजिटिव होगी फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, है ना। मतलब पहले करंट क्लॉकवाइज होगी फिर एंटी क्लॉकवाइज फिर क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, इस टाइप से होगी, ठीक है ना। तो हम बिल्कुल, है ना, हम हम बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कभी भी किसी आर्मेचर को ओमेगा की कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घुमाएं तो उस केस में जो वोल्टेज प्रोड्यूस होता है उसकी भी डायरेक्शन लगातार चेंज होती है। तो ऐसे वोल्टेज को हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज बोलते हैं और इस केस में जो करंट बहती है उसकी भी डायरेक्शन लगातार चेंज करती है, मतलब करंट की भी डायरेक्शन लगातार अल्टरनेट होती है, इसलिए ऐसी जो करंट है उसको अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं, है ना। तो ध्यान रखना है यार कि मैग्नेटिक फील्ड में किसी आर्मेचर को ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी घुमाए तो उस केस में जो वोल्टेज प्रोड्यूस होता है उसकी भी डायरेक्शन लगातार चेंज होती है, मतलब डायरेक्शन लगातार अल्टरनेट होती आती है, इसलिए ऐसे वोल्टेज को अल्टरनेटिंग वोल्टेज बोलते हैं। और जो करंट फ्लो होती है उसकी भी डायरेक्शन लगातार चेंज होती है, इसलिए ऐसी करंट को अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं ना। और तुम बताओ, है ना, तुम बताओ कि यूनिफॉर्म मैग्नेट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ये जो घूमता हुआ आर्मेचर है वो अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करता है, इसलिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जो घूमता हुआ आर्मेचर है इस पूरे सिस्टम को हम अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर बोलते हैं या सिंपल शब्दों में इसको अल्टरनेटिंग सोर्स बोलते हैं और इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। ये अंदर सांप जैसा है ना, वो बता रहा है कि इस बार वोल्टेज का टाइम के साथ ग्राफ इस टाइप का है। फिर बच्चों ध्यान रखना कि अब ये जो पूरा सिस्टम है उसको मैं अल्टरनेटिंग सोर्स या अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर बोलूंगा, है ना। और थोड़ा प्रैक्टिकली भी, है ना, थोड़ा प्रैक्टिकली भी ध्यान रखना कि जितने भी पावर प्लांट होते हैं, चाहे हाइड्रोलिक पावर प्लांट हो,
थर्मल पावर प्लांट हो या न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, जितने भी पावर प्लांट होते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी या अल्टरनेटिंग वोल्टेज प्रोड्यूस करने के लिए इस अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर इसी का यूज होता है ना। जैसे कि हमारे यहाँ हाइड्रोलिक पावर प्लांट है ना, हमारे यहाँ हाइड्रोलिक पावर प्लांट है। तो हाइड्रोलिक पावर प्लांट में क्या करते हैं कि वाटर को, है ना, हाइड्रोलिक पावर प्लांट पे डैम बना करके वाटर को स्टोर करके रखते हैं। और जब भी हमको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है ना, जब भी हमको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है तो डैम के कुछ गेट खोल देते हैं। तो डैम के कुछ गेट खोल देंगे तो ये जो वाटर है वो इस टरबाइन पे गिरेगा, है ना। डैम को गेट खोल देंगे तो वाटर टरबाइन पे गिरेगा और टरबाइन पे वाटर गिरेगा तो उसके कारण टरबाइन घूमने लगेगा। अब देखो, टरबाइन के साथ हम जनरेटर का आर्मेचर लगा देते हैं, तो तुम बताओ कि टरबाइन घूमेगा तो उसके साथ साथ ऐसा आर्मेचर भी घूमेगा। और आर्मेचर को कोई मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। तो हमको पता है ना, हमको पता है कि यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर आर्मेचर घूमेगा तो बताओ इसमें अल्टरनेटिंग वोल्टेज प्रोड्यूस होगा, अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होगी, या अनपढ़ों की लैंग्वेज में बोले तो बिजली प्रोड्यूस होगी। ये हाइड्रोलिक पावर प्लांट। वैसे ही थर्मल पावर प्लांट में वैसा ही होता है कि कोयला जलाते हैं और कोयला जला करके वाटर को वेपराइज करते हैं और हाई स्पीड वाली वेपर इस टरबाइन से गुजरती है तो टरबाइन घूमने लगता है, तो उसके साथ जुड़ा हुआ आर्मेचर भी घूमने लगेगा। और मैग्नेटिक फील्ड में आर्मेचर घूमेगा तो उसमें भी अल्टरनेटिंग वोल्टेज प्रोड्यूस होगा, या अनपढ़ों के शब्दों में बिजली प्रोड्यूस होगी, है ना। तो तुम मान के चलना कि जितने भी, है ना, जितने भी इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट है सब में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए अल्टीमेटली अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर का ही यूज होता है। देखो बच्चों, इस अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर में एक और इम्पोर्टेंट चीज देख सकते हैं ना, तो तुम बताओ ना, तुम बताओ कि अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर में जो फ्लक्स होता है वो कॉस ओमेगा टी पे डिपेंड करता है और उसका डिफरेंशिएशन करने पर जो वोल्टेज है वो साइन ओमेगा टी पे डिपेंड करता है। तो देखो ये तुमने, है ना, ये तुमने 11th में पढ़ा होगा कि चूंकि cos ओमेगा टी और sin ओमेगा टी के बीच फेज डिफरेंस 90 डिग्री होता है ना। और cos ओमेगा टी और sin ओमेगा टी के बीच फेज डिफरेंस 90 डिग्री होता है, इसलिए अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर में फ्लक्स और वोल्टेज के बीच भी फेज डिफरेंस 90 डिग्री होगा, है ना। इसको चाहो तो मूर्खों से एक्सप्लेन भी कर सकते हैं ना। तो बताओ, ये बताओ, वोल्टेज तो sin ओमेगा टी पे डिपेंड कर रहा है और फ्लक्स cos ओमेगा टी पे डिपेंड कर रहा है, और, है ना, और तुम बताओ कि जो cos ओमेगा टी उसको sin ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री लिख सकते हैं। तो बस बताओ, वोल्टेज sin ओमेगा टी और फ्लक्स है वो sin ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री पे डिपेंड कर रहा है, तो दोनों के बीच फेज डिफरेंस कितना होगा 90 डिग्री, है ना। लेकिन आगे मूर्खों टाइप से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़े ना, ध्यान रखना, है ना, ध्यान रखना कि आगे मूर्खों टाइप से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़े। तो आगे ना आगे डायरेक्ट ध्यान रखना कि अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर में फ्लक्स जो है वो cos ओमेगा टी पे डिपेंड करता है और डिफरेंशिएशन करने पर वोल्टेज sin ओमेगा टी पे डिपेंड करता है। तो हमको पता है ना, हमको पता है कि चूंकि cos ओमेगा टी और sin ओमेगा टी के बीच फेज डिफरेंस 90 डिग्री होता है, इसलिए अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर में फ्लक्स और वोल्टेज के बीच भी फेज डिफरेंस 90 डिग्री होता है। तो डायरेक्ट ध्यान रखना कि अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर में फ्लक्स और वोल्टेज के बीच भी फेज डिफरेंस 90 डिग्री होता है। और, है ना, और ये चीज तुमने 11th में पढ़ी होगी कि किन्हीं भी दो चीजों के बीच फेज डिफरेंस 90 डिग्री हो तो उस केस में जब एक का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा तो दूसरे का मैग्नीट्यूड बिल्कुल जीरो होगा, है ना। तो ये ध्यान रखना, है ना, ये ध्यान रखना कि अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर में फ्लक्स और वोल्टेज के बीच फेज डिफरेंस 90 डिग्री होता है ना। और फेज डिफरेंस 90 डिग्री होगा मतलब जब एक का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा तो दूसरे का मैग्नीट्यूड जीरो होगा, मतलब, है ना, मतलब जिस इंस्टेंट पर फ्लक्स का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम हो उस इंस्टेंट पर वोल्टेज का मैग्नीट्यूड जीरो होगा, और जिस इंस्टेंट पर फ्लक्स का मैग्नीट्यूड जीरो उस इंस्टेंट पर वोल्टेज का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा। और देखो, ये चीज तो ग्राफ से भी दिख रही है ना, तुम बताओ, ये चीज ग्राफ से भी दिख रही है। तो तुम बताओ जैसे इस इंस्टेंट पर फ्लक्स का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम है तो उस इंस्टेंट पर वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू बिल्कुल जीरो आ रही है, और ये वाला जो इंस्टेंट है
इस इंस्टेंट पर फ्लक्स की इंस्टेंटेनियस वैल्यू 0 है, तो वोल्टेज का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम। फिर यहाँ फ्लक्स का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम याद रखना, माइनस साइन से मतलब नहीं, मैग्नीट्यूड देख रहे हैं। तो बताओ, यहाँ फ्लक्स का मॉडुलस मैक्सिमम है तो वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू 0, और यहाँ फ्लक्स की इंस्टेंटेनियस वैल्यू 0 है, तो वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू मैक्सिमम है ना। तो ये देख सकते हैं ना। तो आगे ध्यान रखना है ना। देखो, तुमको कंफ्यूजन नहीं, उसके लिए मैंने प्रॉपर शब्दों में यहाँ लिख भी रखा है ना। तो इसको वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेना, बाकी मैंने प्रॉपर शब्दों में लिख भी दिया है ना। तो आगे ध्यान रखना कि अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर में फ्लक्स और वोल्टेज के बीच फेज डिफरेंस 90 डिग्री मतलब π/2 होता है, और फेज डिफरेंस है ना, फेज डिफरेंस 90 डिग्री होता है, मतलब जिस इंस्टेंट पर फ्लक्स की वैल्यू सॉरी जिस इंस्टेंट पर फ्लक्स का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा उस इंस्टेंट पर वोल्टेज का मैग्नीट्यूड 0, और जिस इंस्टेंट पर फ्लक्स का मैग्नीट्यूड 0 उस इंस्टेंट पर वोल्टेज का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है ना। चलो, इसी पे बेस्ड है ना, इसी कंसेप्ट पर बेस्ड एक मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, इसको देखना। हाँ बच्चों, इसी कंसेप्ट पे बेस्ड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहा हूं जो अपने एग्जाम में पूछा जाता है, उसको देखना है ना। वो इस बार भी है ना, इस बार ही मान लेते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर है जिसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और उसके अंदर आर्मेचर को हम घुमा रहे हैं ना। और चलो, किसी इंस्टेंट पर मान लेते हैं ना, मान लेते हैं किसी इंस्टेंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो हमको पूछा है कि इस इंस्टेंट पर वोल्टेज का मैग्नीट्यूड कितना होगा वो देखना है ना। तो इसको हम कर सकते हैं, है ना? तुम बताओ एक मिनट, तुम बताओ कि इस इंस्टेंट पर इस इंस्टेंट पर मैग्नेटिक फील्ड लूप की सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर है। तुमको पता है कि अभी मैग्नेटिक फील्ड लूप की सरफेस के परपेंडिकुलर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड सरफेस को सबसे ज्यादा काटेगा, मतलब इस बार इस लूप से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा। और हमको पता है कि फ्लक्स मैक्सिमम होगा तो इस इंस्टेंट पर वोल्टेज का मैग्नीट्यूड 0। अभी बताया था ना कि फ्लक्स और वोल्टेज के बीच फेज डिफरेंस 90 डिग्री होता है, मतलब जब फ्लक्स का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम तो वोल्टेज का मैग्नीट्यूड 0 है ना। तो आगे इतना डिटेल में बताने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट बोल सकते हैं ये भी मैग्नेटिक फील्ड सरफेस को परपेंडिकुलर काट रहा है, मतलब सबसे ज्यादा काटेगा। सबसे ज्यादा काटेगा मतलब इस बार फ्लक्स मैक्सिमम होगा, और फ्लक्स मैक्सिमम होगा तो इस इंस्टेंट पर वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू 0 होगी, है ना। तो देखो, मूर्ख लोग क्या करते हैं वो देख लेना, है ना। मूर्ख लोग क्या करते हैं वो देख लेना। तो मूर्ख लोग ये बोलते हैं कि इस इंस्टेंट पर मैग्नेटिक फील्ड सरफेस को परपेंडिकुलर काट रहा है, मतलब सबसे ज्यादा काटेगा, तो इस इंस्टेंट पर फ्लक्स मैक्सिमम होगा तो वोल्टेज भी मैक्सिमम होगा। इस टाइप से कुछ मूर्ख बोलते हैं, है ना। लेकिन ये गलत है ना, ये गलत है। तो देखो, मैंने ईएमआई की पहली क्लास है ना, मैंने ईएमआई की पहली क्लास में बताया था कि इंड्यूस ईएमएफ या प्रोड्यूस वोल्टेज जो है वो फ्लक्स पे है ना, बताया था कि इंड्यूस ईएमएफ या प्रोड्यूस वोल्टेज वो फ्लक्स के प्रोपोर्शनल नहीं होता, एक्चुअली रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मतलब डी फाई बाय डी टी के प्रोपोर्शनल होता है। तो ये ध्यान रखना कि इंड्यूस ईएमएफ या प्रोड्यूस वोल्टेज फ्लक्स के प्रोपोर्शनल नहीं होता, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मतलब डी फाई बाय डी टी के प्रोपोर्शनल होता है। तो बस बताओ, डी फाई बाय डी टी करेंगे मतलब डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन sin ओमेगा टी, बस एक cos ओमेगा टी दूसरा sin ओमेगा टी, तो दोनों के बीच फेज डिफरेंस 90 डिग्री होगा, मतलब जब फ्लक्स मैक्सिमम होगा तो वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू 0 होगी। ये ध्यान रखना। चलो अगला केस ले रहा हूं। तो चलो अब मान लेते हैं कि लूप और घूम गया है ना। अब मान लेते हैं कि लूप और घूम गया और किसी इंस्टेंट पर मान लेते हैं कि लूप इस मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल आ गया, या दूसरे शब्दों में मैग्नेटिक फील्ड लूप की सरफेस के पैरेलल आ गया, तो इस इंस्टेंट पर वोल्टेज कैसा होगा वो देखना है। तो बस इसको भी हम इजीली कर सकते हैं ना। तो तुम बताओ, है ना, तुम बताओ कि इस इंस्टेंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लूप के सरफेस के पैरेलल है। तो बताओ, इस इंस्टेंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लूप के सरफेस के पैरेलल रेंगता हुआ ही निकल जाएगा, बाकी सरफेस को काट नहीं पाएगा। और काट नहीं पाएगा मतलब इस बार इस इंस्टेंट पर गुजरने वाला फ्लक्स बिल्कुल 0 होगा। और बताओ, फ्लक्स बिल्कुल 0 होगा तो वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू मैक्सिमम होगी, है। तो बस पक्का बोल सकते हैं ये वाला जो केस था उस केस में फ्लक्स मैक्सिमम होगा तो वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू 0, और जब लूप मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल जाएगा तो फ्लक्स 0, तो उस केस में वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू मैक्सिमम होगी।
चलो बच्चों, इसी कंसेप्ट पर बस एक और क्वेश्चन लेते हैं ना। देखो, इस बार हमको दे रखा है कि कोई ऐसा रेक्टेंगुलर लूप है जिसकी लेंथ एल और विड्थ बी है। देखो, इधर कोई सेमी सर्कुलर है ना, इधर कोई सेमी सर्कुलर वायर है जिसकी रेडियस आर है। और देखो, बाकी जितने भी वायर्स हैं वो तो है ना, बाकी जितने भी वायर्स हैं वो तो जीरो रेजिस्टेंस के हैं, लेकिन इधर हमने केवल आर का रेजिस्टर लगाया है ना। अब देखो, पूरे सिस्टम पर क्रॉस डायरेक्शन का यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी भी लगाया है, जो यूनिफॉर्म भी है और टाइम के साथ कांस्टेंट भी है ना। अब देखो, अब ऐसा कर रहे हैं कि जो रेक्टेंगुलर पार्ट है उसको तो फिक्स ही रहने देते हैं, लेकिन ये जो सेमी सर्कुलर पार्ट है उसको इस वाले एक्सिस के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमा रहे हैं। बस हमको देखना है कि इस बार इस पूरे सर्किट में इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट ये टाइम के साथ किस टाइप चेंज करेगी, इसका पूरा फंक्शन लिखना है। कर सकते हैं ना। तो हम बोल सकते हैं कि इस बार इस लूप को घुमाएंगे तो थीटा चेंज करेगा, फ्लक्स भी चेंज करेगा, तो फ्लक्स चेंज के कारण ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो बस वही तरीका कि हम क्या करेंगे कि किसी भी जनरल इंस्टेंट पर गुजरने वाला फ्लक्स निकालेंगे और उसका डिफरेंशिएशन करने पर ईएमएफ आ जाएगा। चलो ऐसा करते हैं कि किसी भी जनरल इंस्टेंट पर इससे गुजरने वाला फ्लक्स निकालते हैं। तो उसके लिए ऐसा करते हैं कि ये जो रेक्टेंगुलर पार्ट है उससे फ्लक्स अलग निकालेंगे और सेमी सर्कुलर पार्ट है उससे फ्लक्स अलग। पहले रेक्टेंगुलर पार्ट है ना, तो तुम बताओ कि रेक्टेंगुलर पार्ट तो फिक्स है और मैग्नेटिक फील्ड रेक्टेंगुलर पार्ट को तो बिल्कुल परपेंडिकुलर काट रहा है। तो रेक्टेंगुलर पार्ट से तो फ्लक्स कितना गुजरेगा, सिंपली बी इंटू ए। तो बी इंटू रेक्टेंगुलर पार्ट का एरिया कितना है, एल इंटू बी। ये तो कांस्टेंट होगा है ना। और अब इस सेमी सर्कुलर पार्ट से गुजरने वाला फ्लक्स तो होता है, जो सेमी सर्कुलर पार्ट है उसको ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी घुमा रहे हैं ना। तो तुम बताओ कि शुरू में तो मैग्नेटिक फील्ड सेमी सर्कुलर पार्ट के परपेंडिक है ना, शुरू में तो मैग्नेटिक फील्ड सेमी सर्कुलर पार्ट के परपेंडिकुलर, इसलिए शुरू में तो सेमी सर्कुलर पार्ट से फ्लक्स कितना गुजरेगा, सिंपली बी इंटू ए। तो बी इंटू ए इसका एरिया पाई आर स्क्वायर बाय 2 इतना होगा। लेकिन उसके बाद इस सेमी सर्कुलर पार्ट को ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी घुमा रहे हैं, तो टी टाइम में सेमी सर्कुलर पार्ट थीटा इक्वल टू ओमेगा टी इतना घूम जाएगा। तो इसका नॉर्मल भी थीटा इक्वल टू ओमेगा टी इतना घूम जाएगा। तो टी टाइम में इससे गुजरने वाला फ्लक्स बी ए कॉस थीटा होगा। तो बी ए कॉस थीटा की जगह ओमेगा टी, तो टी टाइम पर गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा। बस फ्लक्स निकाल लिया ना। अब बताओ, थीटा चेंज करा है तो फ्लक्स भी चेंज करेगा और फ्लक्स चेंज के कारण इस सर्किट में ईएमएफ इंड्यूस होगा। और इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा, डी फाइव बाई डी टी। बुक में माइनस डी फाइव बाई डी टी लिखा होता है ना। तो तुम्हारे जो बोर्ड का एग्जाम है उसमें तो डेरिवेशन में तुमको माइनस डी फाइव बाई डी टी लिखना होगा, लेकिन ये जो अपने क्वेश्चन है उसमें फालतू माइनस को लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माइनस आए तब भी हम उसको इग्नोर करते हैं साइन को। तो बस इंड्यूस ईएमएफ डी फाइव डी टी, तो सिंपली इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तुम बताओ कि पहली टर्म तो कांस्टेंट है और अकेली है, तो उसका डिफरेंशिएशन 0, और दूसरी टर्म में b इंटू पाई आर स्क्वायर बाय 2 तो कांस्टेंट है बाहर। अब इसका डिफरेंशिएशन तो कैसे करेंगे, पहले पूरे का डिफरेंशिएशन इंटू अंदर वाले का एक बार और। तो cos ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन तो माइनस साइन ओमेगा टी इंटू अंदर वाले का एक बार और डिफरेंशिएशन, मतलब ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ओमेगा, तो इससे ईएमएफ आ जाएगा है ना, माइनस बी ओमेगा पाई आर स्क्वायर बाय 2 साइन ओमेगा टी। और हमको पता है कि इस फॉर्मूले से हम ईएमएफ का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, बाकी माइनस साइन आए तब भी उसको इग्नोर करते हैं। तो बताओ ईएमएफ किस तरह से चेंज करेगा, बी ओमेगा पाई आर स्क्वायर बाय 2 इंटू साइन ओमेगा टी ऐसे चेंज करेगा। और वो भी हमको पता है कि जो इंड्यूस ईएमएफ है उसको दूसरे शब्दों में वोल्टेज भी बोल सकते हैं। तो वोल्टेज भी बी ओमेगा पाई आर स्क्वायर बाय 2 इंटू साइन ओमेगा टी ऐसे चेंज करेगा। और हमको पता है कि साइन ओमेगा टी के पीछे जो भी आएगा उसको क्या बोल सकते हैं, वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू, या इसको वोल्टेज का एम्पलीट्यूड बोल सकते हैं है ना। तो ये लूप में इंड्यूस ईएमएफ है, वोल्टेज इतना आ गया। फिर करंट भी निकाल सकते हो। बताओ, वोल्टेज भी प्रोड्यूस हो गया और सर्किट भी कंप्लीट है, तो करंट भी फ्लो होगी। और करंट कितनी होगी, रास्ते का नेट ईएमएफ अपन रास्ते का टोटल रेजिस्टेंस। तो रास्ते का नेट ईएमएफ है वोल्टेज तो कितना होगा, बी ओमेगा पाई आर स्क्वायर बाय 2 अपन रास्ते का रेजिस्टेंस, तो बाकी सब जगह तो ही नहीं, केवल यही रेजिस्टेंस आर ही है, इंटू साइन ओमेगा टी। साफ साफ दिख रहा है ना।
साफ साफ दिख रहा है कि इस बार वोल्टेज भी साइन ओमेगा टी पे डिपेंड करेगा, मतलब वोल्टेज का ग्राफ भी साइन जैसा होगा, करंट भी साइन ओमेगा टी पे डिपेंड करेगी, तो करंट का ग्राफ भी साइन जैसा होगा, मतलब इस बार वोल्टेज की भी डायरेक्शन लगातार चेंज होगी तो उसको अल्टरनेटिंग वोल्टेज बोल सकते हैं, और करंट की डायरेक्शन लगातार चेंज होगी तो ये जो करंट प्रोड्यूस होगी उसको अल्टरनेटिंग करंट भी बोल सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं ना। देखो बच्चों, एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। देखो, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज तो मैंने इस पेज पर प्रॉपर्ली लिख दी है, तुम वीडियो पॉज करके उसको नोट कर लेना, मैं जस्ट क्वेश्चन को एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ, है ना। देखो, इस है ना, इस बार हमको दे रखा है कि कंडक्टिंग मेटल से बनी कोई सर्कुलर रिंग है, मतलब सर्कुलर लूप है, इसकी रेडियस r है, नंबर ऑफ वाइंडिंग n है, उसके बाद ये लूप यूनिफॉर्म वायर से बना है जिसकी रेजिस्टिविटी रो और वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया a है ना। अब देखो, अब इस लूप को, इस लूप को B के यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है ना, और मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस डायरेक्शन में, मतलब लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस के साथ यूनिफॉर्म भी और टाइम के साथ कांस्टेंट भी है ना। अब देखो, अब ऐसा कर रहे हैं कि इस लूप को, है ना, ऐसा करें कि इस लूप को इस डायमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट हम 180 डिग्री घुमा देते हैं, है ना, 180 डिग्री घुमा देते हैं, तो कहने का मतलब है कि लूप को बिल्कुल उल्टा कर देते हैं, है ना। इसको तुम ऐसे देख सकते हो, है ना। तो ध्यान, शुरू में लूप ऐसा था, है ना, तो शुरू में लूप ऐसा था, तो इसको डायमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट 180 डिग्री घुमा रहे हैं, मतलब लूप को बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं, तो ध्यान रखना, शुरू में लूप ऐसा था, 180 डिग्री घुमा रहे हैं, मतलब कहने का मतलब है कि लूप को बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं, और उल्टा करने में टाइम कितना लग रहा है, डेल्टा टी इतना लग रहा है। बस हमको देखना है ना, हमको देखना है कि यहाँ से यहाँ तक जो प्रोसेस कर रहे हैं, इस पूरे प्रोसेस में लूप वायर के किसी भी एक सेक्शन से बहने वाला टोटल चार्ज कितना होगा, इस ड्यूरिंग लूप में एवरेज ईएमएफ कितना प्रोड्यूस होगा, और वायर से बहने वाली एवरेज करंट कितनी होगी वो देखना है ना। तो स्टार्ट करते हैं। फिर इस लूप को 180 डिग्री घुमा रहे हैं, मतलब उल्टा कर रहे हैं, फिर ड्यूरिंग वायर की किसी भी सेक्शन से बहने वाला चार्ज, एवरेज ईएमएफ, ये सब देखना है ना। तो हमको पता है, फिर हमको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में बहने वाला टोटल चार्ज कितना होता है, डेल्टा फाइव ओपन आर, तो फाइव फाइनल माइनस फाइव इनिशियल ओपन आर, और एवरेज ईएमएफ होता है डेल्टा फाइव बाय डेल्टा टी। तो हमको पता है ना, हमको पता है कि चाहे बहने वाला चार्ज हो या फिर एवरेज ईएमएफ हो, दोनों के लिए हमको डेल्टा फाइव निकालना है, मतलब हमको फाइव फाइनल देखना होगा और फाइव इनिशियल, है तो ध्यान रखना, बहने वाला चार्ज निकालना हो, एवरेज ईएमएफ निकालना हो, उसके लिए हमको फ्लक्स में टोटल चेंज देखना होगा, है ना। ये तो फ्लक्स में टोटल चेंज देखना होगा, मतलब हमको इस लूप से गुजरने वाला इनिशियल फ्लक्स कितना होगा, और लूप से गुजरने वाला फाइनल फ्लक्स कितना होगा वो देखना है ना। तो चलो, पहले लूप से गुजरने वाला, है ना, पहले हम लूप से गुजरने वाला इनिशियल फ्लक्स देखते हैं, है ना। तो तुम बताओ, कि तुम बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल यूनिफॉर्म है, और ये मैग्नेटिक फील्ड सरफेस को बिल्कुल परपेंडिकुलर काट रहा है, इसे इनिशियली फ्लक्स कितना होगा, सिंपली बी इंटू ए। तो था मैग्नेटिक फील्ड, तो बी इंटू इस लूप से एनक्लोज एरिया कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर। और ये भी हम समझते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एन घेरों को काटता तो फ्लक्स इतना होता, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे से एन घेरों को काट रहा है तो फ्लक्स इनटू एन होगा। अब ये तो इनिशियल फ्लक्स निकाले, आप सबसे मेन चीज हमको फाइनल फ्लक्स निकालना है। तो देखो, कई मूर्ख लोग, है ना, ध्यान रखना कि कई मूर्ख लोग ये बोलते हैं कि लूप को उल्टा करने पर भी लूप वैसा ही हो गया, तो जितना इनिशियल फ्लक्स होगा उतना ही फाइनल फ्लक्स होगा, ये बोलते हैं, लेकिन ये गलत है ना। तो कोई स्मार्ट पर्सन है ना, तो ध्यान रखना कि कोई कोई स्मार्ट पर्सन हो तो लॉजिकली सोच सकता है कि बताओ, हमने लूप को उल्टा कर दिया है तो फ्लक्स भी उल्टा हो जाएगा, है तो स्मार्ट पर्सन सोच सकता है कि हमने लूप को उल्टा कर दिया तो फ्लक्स भी उल्टा हो जाएगा, मतलब शुरू में फ्लक्स प्लस 10 हो तो बाद में माइनस 10 होगा, और शुरू में माइनस 10 हो तो बाद में प्लस 10 होगा, है ना। या तुम चाहो तो इसको गधोटाई से डिटेल में भी देख सकते हो, है ना। तुम चाहो तो इसको गधोटाई से डिटेल में भी देख सकते हो। तुम बताओ कि शुरू में लूप ऐसा था ना,
ये शुरू में लूप ऐसा था तो लूप की क्या हो रहा है, शुरू में लूप ऐसा था तो लूप की इस सरफेस से फ्लक्स एंटर कर रहा था और पीछे वाली सरफेस से निकल रहा था, और बाद में हमने लूप को उल्टा कर दिया, तो बताओ फ्लक्स इधर से एंटर करेगा और इधर से निकलेगा, है ना? तो तुम बताओ, है ना, तुम बताओ कि इस लूप को उल्टा कर दिया है ना, तो तुम बताओ कि इस लूप को उल्टा कर दिया है तो पहले जिस, है ना, पहले जिस सरफेस से फ्लक्स एंटर हो रहा था, बाद में उसी सरफेस से फ्लक्स निकलेगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि लूप को उल्टा कर दिया है तो फ्लक्स भी, है ना, लूप को उल्टा कर दिया है तो फ्लक्स भी उल्टा हो जाएगा। मतलब शुरू में फ्लक्स बी पाई आर स्क्वायर इंटू एन है, तो बाद में फ्लक्स माइनस बी पाई आर स्क्वायर इंटू एन होगा। ये सबसे मेन चीज है ना, तो ध्यान रखना कि अब ये चीज गधों टाइप से, है ना, ध्यान रखना कि ये चीज गधों टाइप से एक्सप्लेन नहीं करूंगा डायरेक्ट, है ना, तुम डायरेक्ट ध्यान रखना कि कभी भी लूप को उल्टा कर देंगे तो फ्लक्स भी उल्टा हो जाएगा। मतलब शुरू में फ्लक्स प्लस 10 है तो बाद में माइनस 10, या शुरू में माइनस 10 है तो बाद में प्लस 10। बस हम आंखें बंद कर बोल सकते हैं कि शुरू में फ्लक्स बी पाई आर स्क्वायर इंटू एन है, तो बाद में फ्लक्स इसका उल्टा होगा, मतलब माइनस बी पाई आर स्क्वायर इंटू एन होगा। बस अब हम फ्लक्स में टोटल चेंज निकाल सकते हैं ना, हमको पता है कि चाहे टोटल चार्ज फ्लो निकालना, एवरेज ईएमएफ निकालना, उसके लिए हमको फ्लक्स में टोटल चेंज मतलब डेल्टा फाई की जरूरत पड़ेगी, है ना। बस हमको यहाँ से यहाँ तक फ्लक्स में टोटल चेंज डेल्टा फाई देखना है, तो डेल्टा फाई कितना होगा, फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल। तो बताओ कि फाई फाइनल कितना है, माइनस बी पाई आर स्क्वायर इंटू एन है, माइनस फाई इनिशियल कितना है, प्लस बी पाई आर स्क्वायर इंटू एन है। तो इसको सॉल्व करोगे तो डेल्टा फाई कितना आएगा हमारे पास, माइनस 2b पाई आर स्क्वायर इंटू एन आएगा। तो हमको पता है कि हम फॉर्मूले से केवल मैग्नीट्यूड, है ना, हमको पता है कि हम फॉर्मूले से केवल मैग्नीट्यूड निकालते हैं, बाकी ये जो माइनस साइन है उसको इग्नोर करते हैं ना। तो फॉर्मूले से हम केवल मैग्नीट्यूड ही निकालते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक चेंज इन फ्लक्स का मैग्नीट्यूड 2b पाई आर स्क्वायर इंटू एन होगा। बस अब सारे पार्ट फटाफट निकाल सकते हैं ना। तो ये पहले पार्ट में पूछा है कि यहाँ से यहाँ तक इस पूरे प्रोसेस में वायर के किसी भी सेक्शन से बहने वाला टोटल चार्ज कितना होगा वो देखना है। या तो मैंने चमका कर बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण वायर के किसी भी सेक्शन से बहने वाला टार, है ना, वायर के किसी भी सेक्शन से बहने वाला टोटल चार्ज कितना होता है, डेल्टा फाई ओपन आर, मतलब फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल ओपन आर। बस निकाल सकते हैं ना बहने वाला टोटल चार्ज, तो कितना होगा, डेल्टा फाई ओपन आर, मतलब फ्लक्स में टोटल चेंज ओपन आर। तो बताओ फ्लक्स में टोटल चेंज का मैग्नीट्यूड कितना है, 2b पाई आर स्क्वायर इंटू एन ओपन आर। इस पूरे लूप के वायर का टोटल रेजिस्टेंस है ना, तो तुम बताओ कि इस पूरे लूप के वायर का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, रो एल टोटल ओपन ए। तो रो तो वायर की रेजिस्टिविटी, फिर एल टोटल, तो तुम बताओ कि एक घेरे की लेंथ कितनी होगी, 2 पाई आर। तो ऐसे ऐसे एन घेरे हैं तो इंटू एन ओपन ए वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया, तो बहने वाला टोटल चार्ज निकाल लिया। फिर सेकेंड पार्ट में हमको इस लूप में प्रोड्यूस होने वाला एवरेज ईएमएफ देखना है। तो हमको पता है कि ईएमएफ डी फाई बाई डी टी, तो एवरेज ईएमएफ डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, मतलब फ्लक्स में टोटल चेंज ओपन टोटल टाइम। तो बताओ, है ना, डेल्टा फाई मतलब फ्लक्स में टोटल चेंज का मैग्नीट्यूड तो कितना है, 2b पाई आर स्क्वायर इंटू एन है ओपन यहाँ से अब तक का टाइम इंटरवल डेल्टा टी, तो ये एवरेज ईएमएफ भी आ गया। फिर आगे हमको एवरेज करंट पूछिए। मैंने बताया था कि अगर एवरेज करंट पूछिए तो सबसे स्मार्ट तरीका ये होता है ना, सबसे स्मार्ट तरीका ये होता है कि पहले हम एवरेज ईएमएफ निकालेंगे, और एवरेज करंट कितनी होगी, एवरेज ईएमएफ अपन वायर का टोटल रेजिस्टेंस। तो एवरेज ईएमएफ तो 2b पाई आर स्क्वायर एन ओपन डेल्टा टी अपन इस पूरे वायर का टोटल रेजिस्टेंस रो एल टोटल कितना होगा, 2 पाई आर एन अपन ए वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया, ऐसे निकाल सकते हो। या फिर एवरेज करंट निकालने का दूसरा तरीका भी बताया था कि बताओ करंट डी क्यू बाई टी, तो एवरेज करंट डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, मतलब टोटल बहने वाला चार्ज अपन टोटल टाइम। और बताओ टोटल बहने वाला चार्ज ये वाला होगा अपन टोटल टाइम डेल्टा टी। किसी से भी करो आंसर वही आएगा, लेकिन इस क्वेश्चन से हमको एक ही सबक मिला कि कभी भी, है ना, कभी मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट हो, लेकिन लूप को उल्टा कर दे तो फ्लक्स भी उल्टा हो जाएगा।
है ना, शुरू में फ्लक्स +10 है तो बाद में -10, या फिर शुरू में -10 है तो बाद में +10 हो जाएगा। इसमें एक और छोटी चीज, कई बार हमको है ना, कई बार हमको डराने के लिए दिया होता है कि लूप को 180 डिग्री घुमा रहे हैं और लूप की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट ई की पावर अल्फा टी, इस तरह से कुछ चेंज करिए, ऐसे हमको डराने के लिए देता है। तो ध्यान रखना, इस इंफॉर्मेशन का कोई महत्व नहीं है ना। तुम बताओ, तुम बताओ कि इस फॉर्मूले, तुम बताओ कि इस फॉर्मूले साफ साफ क्लियर है कि बहने वाला टोटल चार्ज डेल्टा फाइव अपन आर में तो फाइव फाइनल माइनस फाइव इनिशियल अपन आर होता है। तो तुम बताओ कि बहने वाला टोटल चार्ज केवल इनिशियल और फाइनल फ्लक्स पे डिपेंड करेगा, मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करेगा। बीच में इसको किस रेट से घुमा रहे हैं, किस एंगुलर वेलोसिटी घुमा रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये जो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन दी होती है उसको तुम काट देना।